आज की हमारी इस खास और विस्तृत चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार चीजों को नापते और तौलते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। सुबह उठकर चाय बनाते समय उसमें कितनी चीनी डालनी है, या फिर अपने फिटनेस ट्रैकर पर ये देखना कि आज हमने कितने कदम चले या कितनी दूरी तय की। एकदम सही। हम हर चीज को अंकों में यानी नंबर्स में देखना चाहते हैं। पर पता है क्या, हमने कभी रुक कर सोचा है कि इस पूरी नाप तौल की प्रक्रिया के पीछे का बुनियादी विज्ञान असल में है क्या? बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। सही बात है। तो आज की हमारी इस चर्चा का विषय बिल्कुल यही है, भौतिक विज्ञान, मात्रक और मापन, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिट्स एंड मेजरमेंट कहते हैं। और ये एक ऐसा विषय है ना जिसे विज्ञान की पूरी इमारत की नींव कहा जा सकता है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो अध्ययन सामग्री है, वो बहुत ही शानदार है। ये शून्य से शिखर यानी जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है। हाँ, ये उन सभी छात्रों के लिए एक खजाने की तरह है जो विज्ञान को सच में गहराई से समझना चाहते हैं। चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों या फिर रेलवे, एसएससी या एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं का सपना देख रहे हों। होता क्या है कि अक्सर इस विषय का रट्टा मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज हम इसे पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारा मिशन आज यही है कि इस पूरी सामग्री को बहुत ही सरल और मजेदार तरीके से समझा जाए, ताकि विज्ञान की ये बारीक बातें रटने की बजाय सीधे दिमाग में छप जाएं। तो शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान और मापन की एकदम नींव से। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये भौतिकी या फिजिक्स असल में है क्या? अच्छा सवाल है। मतलब क्या ये सिर्फ मशीनों और तारों का अध्ययन है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मैं बताती हूँ। अगर हम फिजिक्स शब्द की जड़ों को तलाशें ना, तो ये ग्रीक शब्द फूसिस से निकल कर आया है। फूसिस? हाँ, फ्यूसिस। इस ग्रीक शब्द का सीधा सा अर्थ होता है प्रकृति यानी नेचर। अच्छा, तो भौतिकी असल में प्रकृति का अध्ययन है? बिल्कुल। भौतिकी हमारे चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांड को समझने का एक तरीका है। ये मुख्य रूप से दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। वो दो चीजें कौन सी हैं? पहला है पदार्थ यानी मैटर, जिसे हम छू सकते हैं या जिसका कोई वजन होता है। और दूसरा है ऊर्जा यानी एनर्जी, जिसके कारण इस दुनिया में सब कुछ चलता है। समझ गया। यानी भौतिकी इन्हीं दोनों पदार्थ और ऊर्जा के आपसी रिश्तों का अध्ययन है। एकदम सही। तो प्रकृति और उसके नियमों को समझने के लिए हमें चीजों को मापना पड़ता है, जिसे हम मेजरमेंट कहते हैं। हाँ, बिना मापन के विज्ञान अधूरा है। लेकिन मापन की कोई सटीक वैज्ञानिक परिभाषा क्या हो सकती है? इसे कैसे समझा जाए? देखो, इसे एक बहुत ही रोजमर्रा के और व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। बाजार में एक साधारण तराजू की कल्पना करो। ठीक है, तराजू दिमाग में आ गया। जब हम सब्जी वाले के पास जाते हैं और आलू मांगते हैं, तो वो तराजू के एक पल्ले पर आलू रख देता है। हाँ, वो तो एक अज्ञात मात्रा हो गई, अननोन क्वांटिटी। बिल्कुल। और फिर वो दूसरे पल्ले पर लोहे का एक बाट रखता है जिस पर 1 किलोग्राम लिखा होता है, जो कि एक ज्ञात मात्रा है। हाँ, वो 1 किलो का बाट एक ज्ञात और मानक मात्रा है, एक स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। पूरी दुनिया मानती है कि 1 किलो का मतलब क्या है। और जब तराजू के दोनों पल्ले एकदम बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने आलूओं को माप लिया। यही मापन का असली मतलब है, किसी अज्ञात मात्रा की एक मानक और निश्चित मात्रा के साथ तुलना करना। ये उदाहरण तो एकदम दिमाग में बैठ जाने वाला है। अज्ञात की ज्ञात के साथ तुलना करना ही मापन है। बिल्कुल। अब जब मापन हो गया तो हम उन चीजों को क्या कहते हैं जिन्हें मापा जाता है? विज्ञान की भाषा में इन्हें भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। मैंने स्रोत सामग्री में पढ़ा है कि इन्हें दो मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। अदिश राशि, जिसे स्केलर कहते हैं, और सदिश राशि यानी वेक्टर। हाँ, और ईमानदारी से कहूं तो ये हिस्सा परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। पर ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूज भी करता है। मैं अक्सर इनमें उलझ जाता हूँ। चलिए मैं इस उलझन को दूर करती हूँ। ये विज्ञान के सबसे बुनियादी अंतरों में से एक है। अदिश शब्द को ध्यान से देखें। अदिश, अ और दिश। सही कहा। अ मतलब नहीं और दिश मतलब दिशा। यानी स्केलर राशियों में केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है, इसमें दिशा का कोई काम नहीं है। परिमाण से आपका क्या मतलब है? कोई उदाहरण? परिमाण का मतलब है उसकी मात्रा या नंबर। जैसे अगर मैं कहूं कि इस बोरी का द्रव्यमान 50 किलो है,
तो ये 50 किलो अपने आप में पूरी जानकारी है? बिल्कुल। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये 50 किलो उत्तर दिशा में है या दक्षिण दिशा में। हाँ, वो तो बेतुका लगेगा। इसी तरह दूरी या चाल भी अदिश राशियां हैं। अगर कोई कहता है कि वो 5 किलोमीटर चला, तो बस परिमाण है, दिशा नहीं। लेकिन एक मिनट, अगर मुझे ये बताना हो कि मुझे किस तरफ जाना है या मैं किस दिशा में बल लगा रहा हूं, तो क्या वहां सदिश या वेक्टर का इस्तेमाल होता है? एकदम सही पकड़े। सदिश यानी सहित और दिश मतलब दिशा। वेक्टर राशियों में परिमाण तो होता ही है, लेकिन साथ ही दिशा बताना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि बल या फोर्स? हाँ, अगर आप किसी दरवाजे को खोलना चाहते हैं, तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कितना बल लगाना है। ये भी जानना जरूरी है कि बल किस दिशा में लगाना है, धक्का देना है या खींचना है। बिल्कुल। इसी तरह विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और वेग यानी वेलोसिटी भी सदिश राशियां हैं। वेग और चाल में अक्सर बच्चे अटक जाते हैं। इन्हें याद रखने के लिए स्रोत में एक बहुत ही शानदार और मजेदार टीचर्स ट्रिक दी गई है। अरे हाँ, वो ट्रिक तो कमाल की है। मुझे ये बहुत पसंद आई। स्केलर बराबर स्पीड, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती, और वेक्टर बराबर वेलोसिटी, क्योंकि इसमें दिशा शामिल होती है। बस पहला अक्षर मिला लीजिए। एस से स्केलर, एस से स्पीड, और वी से वेक्टर, वी से वेलोसिटी। ये ट्रिक तो कभी फेल नहीं हो सकती। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वो कैसे? हमने राशियों को समझ लिया, लेकिन क्या दुनिया भर में हमेशा से मापने के तरीके एक जैसे रहे हैं? मुझे नहीं लगता। सही कहा। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे, तो पाएंगे कि मापन की दुनिया में पहले बहुत अराजकता थी। अराजकता से आपका मतलब है कि हर देश अपनी मनमर्जी से नापतोल कर रहा था? बिल्कुल। उदाहरण के लिए, पहले फ्रांसीसी प्रणाली काफी मशहूर थी, जिसे CGS प्रणाली कहा जाता था। CGS यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। हाँ, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड। लेकिन ये छोटी चीजों को नापने के लिए तो ठीक थी, बड़ी चीजों में परेशानी होती थी। फिर मैंने सुना है कि ब्रिटिश लोगों ने अपनी अलग ही प्रणाली बना रखी थी, जिसे FPS कहते हैं। हाँ, फुट, पाउंड और सेकंड। आज भी हम कई बार कहते हैं कि उस आदमी की ऊंचाई 6 फुट है, या जन्मदिन का केक 2 पाउंड का है। ये उसी ब्रिटिश प्रणाली का असर है। और इसके अलावा इंजीनियरिंग की दुनिया में MKS प्रणाली का दबदबा था, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। जरा सोचिए, ये कितना सिरदर्द वाला काम रहा होगा। मान लीजिए अमेरिका का कोई वैज्ञानिक फुट और पाउंड में मशीन का डिजाइन बना रहा है, और फ्रांस का इंजीनियर उसे सेंटीमीटर और ग्राम में समझ रहा है। तो कोई भी पुर्जा एक दूसरे में फिट ही नहीं बैठेगा। बिल्कुल। और इस तरह की गलतियों से असल जिंदगी में बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। इसी भ्रम और तकनीकी अराजकता को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 1971 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। 1971 में क्या हुआ था तब? अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में दुनिया भर के वैज्ञानिक एक साथ बैठे और उन्होंने तय किया कि पूरी दुनिया के लिए एक ही सर्वमान्य प्रणाली होनी चाहिए। अच्छा, और इसी प्रणाली को SI पद्धति या सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया। हाँ, ये तो विज्ञान की दुनिया का संयुक्त राष्ट्र बनाने जैसा था। और इसी SI सिस्टम ने हमें वो मशहूर 7 मूल मात्रक दिए, जिन्हें हम विज्ञान की नींव कह सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स। हाँ, मैं मजाक में इन्हें द मैग्निफिसेंट 7 कहना पसंद करता हूँ। द मैग्निफिसेंट 7 कहना एकदम सटीक है, क्योंकि पूरी भौतिकी इन्हीं सातों के इर्द गिर्द बुनी गई है। तो चलिए इन सातों के नाम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। बिल्कुल। अगर हम इन्हें उंगलियों पर गिने, तो सबसे पहले आता है लंबाई, जिसका मात्रक मीटर तय किया गया। दूसरा है द्रव्यमान, जिसके लिए किलोग्राम का इस्तेमाल होता है। और तीसरा है समय, जिसके लिए सेकंड को चुना गया। ये 3 तो बहुत आम है। लेकिन इसके बाद वाले 4 मात्रक बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासतौर पर परीक्षाओं के नजरिए से। हाँ, जैसे तापमान या टेम्परेचर। तापमान को नापने के लिए हम आमतौर पर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट बोलते हैं। जैसे आज मौसम 30 डिग्री सेल्सियस है, या मुझे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। लेकिन विज्ञान में तापमान का SI मात्रक केल्विन है। ऐसा क्यों? वैज्ञानिक केल्विन को ही क्यों मानते हैं? सेल्सियस में क्या बुराई है? बुराई नहीं है, बात सटीकता की है। मैं समझाती हूँ। केल्विन पैमाना परम शून्य यानी एब्सोल्यूट 0 से शुरू होता है। परम शून्य मतलब ब्रह्मांड का सबसे कम संभव तापमान? एकदम सही। सेल्सियस में चीजें माइनस में जा सकती हैं, लेकिन केल्विन में कोई माइनस नहीं होता। ओहो, तो इससे वैज्ञानिक गणनाएं बहुत सटीक और आसान हो जाती होंगी। बिल्कुल। और तापमान के बाद आता है विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट,
जिसे हम एम्पियर में नापते हैं। फिर आती है ज्योति तीव्रता या रोशनी की चमक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसे कैंडेला में मापा जाता है ना? हाँ, और कैंडेला शब्द मोमबत्ती यानी कैंडल से निकला है। और सातवां मात्रक? सातवां मात्रक रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में बहुत काम आता है, पदार्थ की मात्रा, जिसे मोल कहते हैं। तो ये हो गए हमारे मैग्निफिसेंट 7। लेकिन इन 7 मूल मात्रकों के अलावा ज्यामिति के 2 बहुत ही खास मात्रक भी एसआई सिस्टम में शामिल किए गए, जिन्हें पूरक राशियां या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। इन्हें कैसे समझें? इन्हें समझना बहुत आसान है अगर हम थोड़ा विजुलाइज करें। पहला है समतल कोण या प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, जैसे कागज पर बना कोण। हाँ, अगर आप कागज पर एक वृत्त बनाते हैं और पिज्जा के स्लाइस की तरह उसमें एक कोण बनाते हैं तो वो समतल कोण है। इसे मापने के लिए रेडियन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये 2D में है। लेकिन क्या हो अगर आकार 3D हो, जैसे एक तरबूज? बहुत बढ़िया उदाहरण। अगर आप एक गोल तरबूज में से चाकू मार के एक तिकोना टुकड़ा बाहर निकालते, या फिर आइसक्रीम का खाली कोन देखते हैं। हाँ, तो कोन के अंदर सबसे नीचे जो 3D कोन बनता है उसे घन कोण या सॉलिड एंगल कहते हैं। और इसे मापने के लिए? इसे मापने के लिए स्टेरेडियन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। हमने 7 मूल मात्रकों की बात कर ली, पूरक राशियां भी देख ली, लेकिन भौतिकी में सिर्फ लंबाई, द्रव्यमान या समय नापने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। हमें रफ्तार नापनी है, दबाव नापना है, ऊर्जा नापनी है। उनके मात्रक कहां से आएंगे? यहीं पर व्युत्पन्न मात्रकों यानी डिराइव्ड यूनिट्स की एंट्री होती है। डिराइव्ड यूनिट्स? हाँ, इसे एक बहुत ही मजेदार रसोई के उदाहरण से समझा जा सकता है। रसोई का उदाहरण? चलिए सुनते हैं। सोचिए कि हमारे 7 मूल मात्रक हमारी कच्ची सामग्री हैं, जैसे आटा, दूध और चीनी। ठीक है। आप इन्हें सीधे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें आपस में एक खास अनुपात में मिला दें तो एक बिल्कुल नई डिश तैयार हो जाती है। तो इसका मतलब है कि मूल मात्रकों को मिलाकर जो नए मात्रक बनते हैं वे व्युत्पन्न मात्रक हैं? एकदम सही समझे आप। जैसे अगर मुझे किसी जमीन का क्षेत्रफल या एरिया निकालना है तो मैं लंबाई को नापूंगा जो मीटर में होगी, और फिर चौड़ाई को नापेंगे। हाँ, वो भी मीटर में होगी। दोनों को गुणा करने पर हमें वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर मिलेगा। हमारी पहली नई डिश तैयार। क्या बात है। और अगर आपको आयतन या वॉल्यूम निकालना हो, जैसे किसी पानी की टंकी में कितना पानी आएगा, तो मैं लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों को गुणा करूंगा, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, जिससे घन मीटर या मीटर क्यूब मिलेगा। एकदम सही जा रहे हैं। और अगर मुझे ये पता लगाना हो कि कोई चीज कितनी भारी या घनी है, यानी उसका घनत्व क्या है? घनत्व यानी डेंसिटी? हाँ, घनत्व का मतलब है कि एक निश्चित जगह में कितना द्रव्यमान भरा हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान को आयतन से भाग देना। तो द्रव्यमान हम नापते हैं किलोग्राम में और आयतन अभी हमने निकाला मीटर क्यूब में। तो घनत्व का मात्रक क्या बन गया? किलोग्राम प्रति घन मीटर। बिल्कुल। ये तो मात्रकों का बड़ा मजेदार खेल हो गया। लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं तो एक ऐसा टॉपिक आता है जिसे देखकर कई बार छात्रों के पसीने छूट जाते हैं। मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हैं। विमाएं यानी डायमेंशंस। हाँ, छात्र अक्सर ML/T-2 जैसे अजीबोगरीब ब्रैकेट्स को रटने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं। आखिर ये विमा नाम की चीज है क्या? देखो, विमाएं असल में भौतिक राशियों का DNA है। DNA? हाँ, यह बताती है कि कोई नई डिश किन किन कच्ची सामग्रियों से मिलकर बनी है। इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसे कैसे याद रखें? बस एक छोटी सी टूल किट दिमाग में रखनी है। इस टूल किट में 3 मुख्य बक्से हैं। कौन से 3 बक्से? द्रव्यमान यानी मास के लिए M का बक्सा, लंबाई यानी लेंथ के लिए L का बक्सा और समय यानी टाइम के लिए T का बक्सा। M, L और T। हाँ, और ध्यान रहे कि इन्हें हमेशा एक बड़े चौकोर ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है। तो अगर मुझे किसी फॉर्मूले की विमा निकालनी है तो मुझे बस ये पता लगाना है कि उसमें कितने M, L और T छुपे हुए हैं। बिल्कुल। यहाँ मुझे खानसार का मेथड याद आ रहा है जो छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय है। अच्छा, वो ग्लूकोज वाला ना? हाँ, वो कहते हैं कि फॉर्मूले को तब तक तोड़ो जब तक वो ग्लूकोज ना बन जाए, यानी जब तक वो सबसे बुनियादी मूल मात्रक में न टूट जाए। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। चलिए थोड़ी फॉर्मूला सर्जरी करते हैं इसी बात पे। मजा आएगा। चलिए सबसे पहले गति या वेग की सर्जरी करते हैं। वेग यानी वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? दूरी या विस्थापन को समय से भाग देना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब विस्थापन एक तरह की दूरी है यानी लंबाई है, तो इसे हम L के बक्से में रखेंगे और इसे भाग देना है समय से, जिसे हम T के बक्से में रखेंगे। तो ये हो गया L/T। बिल्कुल, लेकिन विज्ञान की भाषा में हम इसे नीचे नहीं छोड़ते। जब समय यानी T नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी।
तो वेग की विमा बनी L और T-1, यानी LT-1। शानदार। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं, त्वरण यानी एक्सेलरेशन को देखते हैं। त्वरण का मतलब है कि वेग कितनी तेजी से बदल रहा है, यानी वेग को एक बार और समय से भाग देना है। हाँ, हमने वेग की विमा अभी निकाली, LT-1। अब इसे एक और T से भाग दे देते हैं। और जब वो नीचे वाला T ऊपर जाएगा तो एक और माइनस जुड़ जाएगा। बिल्कुल, -1 और -1 मिलकर -2 हो गए। तो त्वरण की विमा बन गई LT-2। ये तो बड़ा आसान है। अब आता है सबसे बड़ा और परीक्षाओं का सबसे चहेता सवाल, बल यानी फोर्स की विमा क्या है? अगर मैं फॉर्मूले को याद करूं तो न्यूटन के नियम के अनुसार बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। बस, अब आपके पास सारी सामग्री मौजूद है। द्रव्यमान के लिए कौन सा बक्सा इस्तेमाल होगा? द्रव्यमान के लिए m और त्वरण के लिए अभी हमने निकाला L-2। तो जोड़ दीजिए दोनों को। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये बन जाता है MLT-2। इसी बल को हम न्यूटन में नापते हैं ना? एकदम सही। और चलिए एक आखिरी सर्जरी कार्य यानी वर्क की भी कर लेते हैं। ठीक है। कार्य तब होता है जब हम किसी चीज पर बल लगाते हैं और वो अपनी जगह से खिसक जाती है। यानी बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो बल हो गया MLT-2। और विस्थापन एक लंबाई है तो उसके लिए एक और L आएगा। बिल्कुल। तो जब हम MLT-2 में एक और L का गुणा करेंगे तो L की पावर 2 हो जाएगी। यानी कार्य की विमा बनी ML² T-2 और इसे जूल में मापा जाता है। आपने देखा कि कैसे एक फॉर्मूला दूसरे से जुड़ा है? वेग से त्वरण बना, त्वरण से बल और बल से कार्य। ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है। हाँ, अगर आप बुनियादी फॉर्मूले समझ लें तो विमाएं कभी रटनी नहीं पड़ेंगी। ये तकनीक सच में जादू की तरह काम करती है। बिल्कुल करती है। अब तक हमने मात्रकों और फॉर्मूलों की जमीनी बातें की हैं, लेकिन भौतिकी का दायरा सिर्फ जमीन तक सीमित तो है नहीं। नहीं, ये ब्रह्मांड की विशाल दूरियों से लेकर परमाणु के सूक्ष्म जगत तक फैला है। जब हम ब्रह्मांड की दूरियों को नापते हैं तो हमारे ये मीटर और किलोमीटर बहुत छोटे पड़ जाते हैं, है ना? बिल्कुल। अंतरिक्ष में दूरियां इतनी विशाल हैं कि किलोमीटर में बात करना बेमानी है। तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। हाँ, नाम में वर्ष सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये समय नापने की इकाई हो। कोई सोच सकता है कि मुझे वहां पहुंचने में 2 प्रकाश वर्ष का समय लगेगा। और यही गलती परीक्षाओं में नंबर कटवाती है। एकदम सही। प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का। इसका मतलब है वो दूरी जो प्रकाश पूरे एक साल में तय करता है। और प्रकाश की रफ्तार तो आपको पता ही है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बाप रे। जब वो 1 साल तक लगातार चलता है तो जो दूरी बनती है वो लगभग 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होती है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे दिमाग में बैठाना भी मुश्किल है। क्या प्रकाश वर्ष से भी बड़ा कोई मात्रक है? जी हाँ, दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और अगर हम सिर्फ अपने सौर मंडल की बात करें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। चलिए, अंतरिक्ष की सैर तो हो गई। अब कैमरे को पूरी तरह से जूम इन करते हैं और सूक्ष्म जगत यानी माइक्रो वर्ल्ड में चलते हैं। यहाँ चीजें इतनी छोटी हो जाती हैं कि उन्हें नापने के लिए हमें मीटर के बहुत छोटे हिस्सों की जरूरत पड़ती है। शुरुआत करते हैं हमारे बालों की मोटाई या शरीर की एक कोशिका से। इसे नापने के लिए माइक्रोन का इस्तेमाल होता है, जो 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। और अगर हम एक कोशिका के अंदर जाएं और DNA की चौड़ाई नापना चाहें, उसके लिए नैनोमीटर काम आता है, जो 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है, 10⁻⁹ और किसी परमाणु का आकार मापना हो तो वो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, 10⁻⁻10 मीटर। और अगर हम परमाणु के भी एकदम केंद्र में चले जाएं, जहां उसका नाभिक होता है, उसे नापने के लिए सबसे छोटी इकाई फर्मी का उपयोग किया जाता है, 10⁻⁻15 मीटर। विशाल तारों से लेकर परमाणु के नाभिक तक भौतिकी हर चीज को मापना सिखाती है। हाँ, लेकिन जब हम इतने छोटे या बड़े नंबर लिखते हैं तो विज्ञान में सटीकता या प्रिसिजन बहुत मायने रखती है। इसके लिए सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स का नियम इस्तेमाल होता है।
मुझे इसमें हमेशा डाउट रहता था। मैं सोचता था कि 98.76 में 4 सार्थक अंक हैं, लेकिन 0.005 में केवल 1 सार्थक अंक क्यों होता है? मैं समझाती हूँ। विज्ञान में सार्थक अंक का मतलब उन अंकों से है जो हमें माप की सटीकता बताते हैं। अच्छा। 98.76 में चारों अंक मापे गए हैं, इसलिए वे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन 0.005 में जो शुरू के 2 शून्य हैं, वे कुछ नाप नहीं रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं वहां? वे सिर्फ ये बता रहे हैं कि दशमलव कहाँ लगा है। उनकी कोई वैज्ञानिक अहमियत नहीं है जब सटीकता की बात आती है। इसलिए उसमें सिर्फ एक सार्थक अंक है, जो कि 5 है। अब एकदम क्लियर हो गया। इसी तरह बड़े नंबरों को आसानी से लिखने के लिए हम उपसर्गों या प्रीफिक्सेस की सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ी कैसे? बहुत बड़ी चीजों के लिए हम सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे किलो, फिर मेगा, फिर गीगा और टेरा। हाँ, जैसे जब हम नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो हार्ड ड्राइव टेराबाइट या टीबी में होती है। बिल्कुल। और छोटी चीजों के लिए हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। ये सीढ़ी विज्ञान को सच में आसान बनाती है। अब तक हमने मात्रकों और सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। लेकिन असल दुनिया में इन चीजों को नापा कैसे जाता है? इसके लिए हमें मापक यंत्रों की जरूरत होती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो कुछ खास यंत्रों के नाम हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे उच्च तापमान नापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल होता है? उच्च तापमान, जैसे किसी भट्ठी या सूरज की गर्मी नापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है। पायरोमीटर? हाँ, पायरो का मतलब ही आग या उच्च ताप होता है। और वायुमंडलीय दबाव नापने के लिए? उसके लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर जो हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो भी तो एक मापक यंत्र ही है ना? बिल्कुल। और एक स्वस्थ इंसान का बीपी आमतौर पर 120/80 mmHg होना चाहिए। यहाँ Hg का मतलब पारा या मर्क्यूरी है। लेकिन एक यंत्र जो मुझे बहुत कंफ्यूज करता है वो है हवा में नमी या आर्द्रता मापने वाला यंत्र। इसे याद रखने का एक बहुत ही कमाल का हैक है। अरे वाह, बताइए। नमी नापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि शब्द हाइग्रो का मतलब ही वाष्पीय वेपर होता है। तो जहां भी हाइग्रो लिखा दिखे समझ जाइए कि बात हवा में मौजूद नमी की हो रही है। एकदम सही। ये हैक तो सच में बहुत काम आएगा। अब चर्चा को समेटने से पहले कुछ ऐसे भ्रम हैं जिनमें अक्सर छात्र फंस जाते हैं। हाँ, कुछ ट्रैप्स होते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट को लेकर होता है। क्या ये दोनों एक ही चीज नहीं है? मैं अपना वजन किलोग्राम में ही तो बताता हूँ। आम जिंदगी में हम इनका मतलब एक ही निकालते हैं, लेकिन भौतिकी में ये जमीन आसमान जितने अलग हैं। वो कैसे? द्रव्यमान का मतलब है कि आपके शरीर में कितना पदार्थ या मैटर है। ये हमेशा स्थिर रहता है, इसे किलोग्राम में नापा जाता है। मतलब अगर मैं पृथ्वी पर हूं या चांद पर चला जाऊं, मेरे शरीर का पदार्थ कम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, आपका द्रव्यमान वही रहेगा। तो फिर चांद पर जाने पर अंतरिक्ष यात्रियों को अपना वजन कम क्यों लगता है? हवा में उड़ने लगते हैं वो। क्योंकि वो उनका भार या वेट है। भार असल में एक बल है। बल, फोर्स। हाँ, ये बताता है कि कोई ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण से आपको कितनी ताकत से खींच रहा है। अच्छा, पृथ्वी ज्यादा ताकत से खींचती है और चांद का गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए वो कम ताकत से खींचता है। इसीलिए चांद पर आपका भार कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि भार एक बल है, इसलिए इसका मात्रक किलोग्राम नहीं बल्कि न्यूटन होता है। वाह, ये तो सच में आंखें खोलने वाली बात है। इसी तरह ऊष्मा यानी हीट और ताप यानी टेम्परेचर में भी फर्क है। इन दोनों में क्या फर्क है? ऊष्मा असल में ऊर्जा का एक रूप है, इसलिए इसे जूल में मापा जाता है। और ताप? ताप हमें ये बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है, और इसका एसआई मात्रक केल्विन है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। बिल्कुल। जाते जाते कुछ मजेदार ट्रिविया जान लेते हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। हाँ, वो वन लाइनर जो सीधे नंबर दिलाते हैं। हाँ, हम रोज न्यूज में सुनते हैं कि कच्चे तेल के बैरल के दाम बढ़ गए। क्या आप जानते हैं कि एक बैरल तेल में कितने लीटर होते हैं? कितने? लगभग 159 लीटर। 159 लीटर। ये तो याद रखने लायक है। और हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें जो यूनिट लिखी होती है, हाँ। वो असल में 1 किलोवाट घंटा होती है। 1 किलोवाट घंटा? हाँ, और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10⁶ जूल ऊर्जा होती है। इसके अलावा मैंने स्रोत में पढ़ा था कि दबाव का मात्रक पास्कल है। और ध्वनि की तीव्रता यानी आवाज कितनी तेज है उसे डेसिबल में मापा जाता है।
अगर कोई छात्र परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए आपकी कोई फाइनल टिप? मेरी सबसे बड़ी सलाह यही है कि विमाओं को रटने की बजाय उन्हें बनाना सीखें और न्यूमेरिकल्स हल करते समय हमेशा ध्यान रखें कि क्या आपको मिनट को सेकंड में या किलोमीटर को मीटर में बदलने की जरूरत है। ये बहुत ही बेहतरीन सलाह है। तो आज हमने देखा कि भौतिकी सिर्फ समीकरणों और रटने वाला विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्रकृति को समझने की एक बहुत ही तार्किक और खूबसूरत भाषा है। हमने 7 मूल मात्रकों से लेकर अंतरिक्ष और सूक्ष्म जगत तक का सफर तय किया। और ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने सटीक और व्यवस्थित ब्रह्मांड में रहते हैं। जरा सोचिए, हाँ। हमारी पूरी विज्ञान की इमारत, हमारी पूरी आधुनिक तकनीक इन मानक मात्रकों पर टिकी है। बिल्कुल टिकी है। अगर सदियों पहले जब मीटर या सेकंड की परिभाषा तय हो रही थी, वैज्ञानिकों ने 1 मीटर की लंबाई आज से थोड़ी भी अलग तय कर दी होती। मान लीजिए 1 मीटर थोड़ा और लंबा होता। हाँ, तो आज हमारी इमारतें, हमारे रॉकेट्स, यहाँ तक कि ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ कितनी अलग होती। ये वाकई में दिमाग को चकरा देने वाला विचार है। प्रकृति के नियम तो वही रहते, लेकिन हमारा पूरा गणित और दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल चुका होता। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन और विस्तृत चर्चा को यही विराम देते हैं। विज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।